नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद JR यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सामाजिक विज्ञान की किताब है क्लास 6 कक्षा 6 की। इसका चैप्टर हम 4 पढ़ेंगे। अध्याय 4 है ग्लोब और ये ग्लोब का पार्ट 3 है। इससे पहले हम पार्ट 1 और 2 पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और पार्ट 1 में ये जो अध्याय 4 का पार्ट 1 है ग्लोब का, इसमें हमने ग्लोब क्या है ये पढ़ लिया था और पृथ्वी का अक्ष तथा कक्ष पढ़े थे, अक्षांश पढ़े थे। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में हमने प्रमुख अक्षांश वृत्त के बारे में पढ़ा, देशांतर एवं देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा, स्थानीय एवं मानक समय के बारे में पढ़ा था। और इसके अलावा हमने विश्व का प्रमाणिक समय के बारे में भी जाना था। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये पार्ट 3 है। पार्ट 3 में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। देखिए, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर की रेखा एक ही होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से हम किसे जानते हैं, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को। ठीक है, ये एक ही होती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। इस रेखा से नई तिथि की शुरुआत मानी जाती है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय आगे और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के बीच का समय पीछे रहता है। क्या बताया गया है इसमें कि 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच का समय तो आगे रहता है। ये देखिए, जैसे ये सपोज़ ये 0 डिग्री है और जो 0 डिग्री से लेके और यहाँ पे मान के चलिए आप 180 डिग्री है, तो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो बीच का समय है, वहाँ क्या रहता है, समय आगे रहता है, समय बढ़ा हुआ रहता है। और 0 डिग्री रेखा जो है ये, इससे मान के चलिए 180 डिग्री, ये मान के चलिए जैसे ये 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर है, तो इसके जो बीच का समय रहता है ना, वो पीछे रहता है। ठीक है, क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन जोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप मान के चलिए कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ठीक है, और ये हो गई आपकी पूर्व दिशा और ये हो गई पश्चिम दिशा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से आप जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर पार करने पर एक दिन कम कर दिया जाता है। मतलब जो समय है ना, पूर्व से जब पश्चिम की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा, घटेगा। यहाँ पे समय घटता है। और जब पश्चिम से पूर्व की ओर पार करेंगे तो एक दिन जोड़ दिया जाता है। मतलब यहाँ पर पश्चिम से अगर पूर्व की तरफ जा रहे हैं तो जो समय है वो क्या हो जाता है, बढ़ता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी पर रहते हुए कभी कभी हमें आश्चर्य होता है कि पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं तथा पृथ्वी पर कभी सर्दी कभी गर्मी कभी बरसात क्यों होती है। इसका कारण है पृथ्वी की गतियाँ। क्या कारण है इसका, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियाँ होती हैं। एक तो है दैनिक घूर्णन गति, दूसरी है वार्षिक परिक्रमण गति। पहली कौन सी है, दैनिक या घूर्णन गति, दूसरी है वार्षिक या परिक्रमण गति। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन गति को। ठीक है, आप यह समझ चुके हैं कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। हमने पढ़ा था ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, तो ये क्या कहलाएगा, घूर्णन कहलाएगा। जैसे लट्टू अपने अक्ष पर घूमता है, ठीक वैसे ही पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर यानी कि एक घूर्णन पूरा करती है। इसीलिए एक दिन 24 घंटे का होता है, जिसे सौर दिवस के नाम से भी जाना जाता है।
पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना दो कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, पृथ्वी के घूमने के समय के मापन का एक सुविधाजनक पैमाना मिलता है, जिससे 24 घंटों को दिन और रात, घंटों में, मिनट तथा सेकंड में विभाजित किया जा सका। दूसरा है, पृथ्वी की भौतिक व जैविक प्रक्रियाएं घूर्णन से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। तो इसमें हमने घूर्णन गति में क्या पढ़ा कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। जैसे कि पृथ्वी है और ये पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम रही है, तो ये क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। ठीक है। और इस घूर्णन के कारण ही क्या होता है? एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है। अब देखिए, हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही यहाँ पर दिन और रात की प्रक्रिया चलती है, और इस पृथ्वी के घूमने के कारण ही क्या होता है? दिन रात की प्रक्रिया चलती है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु इसी दैनिक क्रम के साथ चलते हैं। पेड़ पौधे दिन में सौर ऊर्जा को एकत्र करके रात में उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार कुछ पशुओं की क्रियाशीलता दिन में होती है तो कुछ की रात में। दिन रात का यही चक्र पृथ्वी के दैनिक तापीय चक्र को भी गतिशील बनाए रखता है। ठीक है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। हमने पढ़ा था ना कि पृथ्वी जो है ये सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। अब देखिए, इसमें दिखाया गया है, आप एक गोल चीज़ कोई भी लीजिए और एक तरफ आप टॉर्च की रोशनी करेंगे ना, तो रोशनी जब करेंगे तो आप इस तरफ तो उसका उजाला रहेगा, पीछे की तरफ उतना नहीं रहेगा। जितना उजाला आगे की तरफ हो रहा है ना, उतना नहीं रहेगा पीछे। ऐसे ही क्या होता है हमारी पृथ्वी में होता है। देखिए, पृथ्वी है और ये सूर्य की किरणें यहाँ से आ रही हैं, तो पृथ्वी के इस भाग में जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ तो क्या हो जाएगा? दिन हो जाएगा, और जहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ हो जाएगी रात। ठीक है। तो पृथ्वी का आकार गोल है, इसी कारण एक समय में इसके सिर्फ आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है। सूर्य की तरफ वाले भाग में दिन होता है, लेकिन दूसरा भाग जो सूर्य के विपरीत होता है वहाँ पर रात होती है। इस प्रकार ग्लोब का यह वृत्त गोला जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त या प्रकाश वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रदीप्त या प्रकाश वर्ष। अब देखिए, इसमें आपको बताया भी गया है, आओ करके देखें। एक टॉर्च लीजिए, इसके द्वारा ग्लोब पर किसी एक दिशा से लगातार रोशनी डालें और ग्लोब को अपने अक्ष पर घुमा कर देखिए। इससे आप समझ जाएंगे कि पृथ्वी पर दिन रात की प्रक्रिया कैसी होती है। जब पृथ्वी है 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम रही है ना, ये जैसे कि ग्लोब है या पृथ्वी मान लीजिए, तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है। और जैसे ही अक्ष पर ये सूरज है, सूरज की यहाँ से रोशनी आ रही है, किरणें आ रही हैं यहाँ से, और ये अपने अक्ष पर घूम रही है। तो अभी जो यहाँ है वहाँ तो क्या होगा? दिन होगा, जहाँ पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, और यहाँ पर क्या होगा? रात होगी। जैसे ही ये अपने घूर्णन पे धीरे धीरे घूमती जाएगी तो वैसे वैसे क्या होगा? रात वाला पार्ट इधर आ जाएगा और दिन वाला पार्ट इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर दिन रात हो जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, परिक्रमण गति। पिछले अध्याय में आप यह जान चुके हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उसी पथ को कक्ष कहा जाता है। देखिए, जैसे कि ये मान के चलिए आप, सूरज है, क्या है ये? सूर्य है, और ये है पृथ्वी। ठीक है। तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये जो सूर्य है इसके चक्कर लगाती है कौन? पृथ्वी। ठीक है। और जिस रास्ते पर पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है उस पथ को क्या कहा जाता है? कक्ष कहा जाता है। तो इसे, ये जो पृथ्वी है ना, इस रास्ते पर जो घूम रही है, तो इस पथ को, रास्ते को हम क्या कहेंगे? कक्ष कहेंगे। ठीक है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? कक्षीय समतल कहते हैं ना। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में
पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को क्या कहा जाएगा? परिक्रमण। पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे में एक परिक्रमा पूरी करती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि पृथ्वी एक परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? 365 दिन 6 घंटे में। इसी कारण एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। शेष बचे हुए 6 घंटे 4 वर्षों में 24 घंटे या एक दिन बनाते हैं। ये जो बचे हुए 6 घंटे हैं ना, ये 4 वर्षों में, तो 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 24। तो ये 4 वर्षों में कितने घंटे हो जाएंगे? 24 घंटे हो जाएंगे। और 24 घंटे में पूरा एक दिन होता है, एक दिन होता है ना 24 घंटे में। तो इसीलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में यह एक दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है। इसी कारण उस वर्ष में हर चौथे वर्ष फरवरी का महीना 28 दिनों की बजाय 29 दिनों का होता है। आपने देखा है ना कि कई बार 4 सालों बाद जब फरवरी 29 दिन की होती है तो लगता है ना कि हर साल तो फरवरी 28 दिन की होती है और कई बार 29 दिन की क्यों आ जाती है। तो वो यही कारण है कि जो ये पृथ्वी परिक्रमा करती है ना, तो इसका जो 6 घंटे का ये समय बचता है ना, तो ये 6 घंटे मिलते मिलते 4 वर्षों में हो जाते हैं 24 घंटे। और 24 घंटे से क्या बनता है? एक दिन बनता है। और ये एक दिन कब जोड़ दिया जाता है? ये फरवरी का जो महीना होता है ना 28 दिन का, उसमें जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं लीप वर्ष या अधिवर्ष। और उस वर्ष जिस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है ना, उस वर्ष को हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष या अधिवर्ष कहते हैं। जैसे 2012 एक लीप वर्ष था, 2012। अब कब आएगा लीप वर्ष? 2012 के बाद अगले 5 अधिवर्षों का पता लगाइए कब आएगा लीप वर्ष। तो ये आएगा 2016 में, 2020 में, 2024 में, 2028 में, 2032 में। ठीक है, अगले इसमें आप 4-4 साल जोड़ते जाइए। और जिनका बर्थ डेट ही 29 फरवरी होता है तो सोचिए उनके लिए तो पूरे 4 साल में एक बार बर्थडे आता है उनका, है ना। चलिए अब देखते हैं ऋतुएं। आप जानते हैं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने कोण पर झुकी है? 23.5 डिग्री। इस झुकी हुई स्थिति में ही यह सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में परिक्रमा करती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में ऋतुओं का एक चक्र पृथ्वी द्वारा की गई सूर्य की परिक्रमा पर निर्भर होता है। पृथ्वी पर एक वर्ष में मार्च माह से सितंबर माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें उत्तरी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और कर्क रेखा के मध्य गिरती हैं। इसी समय उत्तरी गोलार्ध में गर्मी और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। यही स्थिति पुनः सितंबर माह से मार्च माह के बीच सूर्य की सीधी किरणें दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अर्थात विषुवत रेखा और मकर रेखा के मध्य गिरती है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में शीत और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये देखिए इस चित्र में आपको पृथ्वी का परिक्रमण कक्ष, उत्तरी व दक्षिणी अयनांत और विषुव और ऋतुएं बताई गई हैं। ठीक है, तो देखिए 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर होती हैं। ये देखिए 21 मार्च आपको दिख रहा है इधर। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर होती हैं। इस दिन पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। किस दिन? 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या बसंत विषुव कहते हैं। जिसे क्या कहा जाता है? उत्तरी विषुव या बसंत विषुव। इस समय ना तो अधिक सर्दी होती है और ना अधिक गर्मी होती है। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। उत्तरी गोलार्ध जो है ना, उसमें कौन सी ऋतु होगी? बसंत ऋतु। और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु। फिर इसके बाद देखिए 21 मार्च को 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे कर्क रेखा पर पड़ती है ना। और 21 जून को सीधी किरणें जो है कर्क रेखा पर गिरती है। ये सूरज की रेखा जो है सीधे किस पे गिरती है?
कर्क रेखा पर, और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे कहते हैं उत्तरी ऐनांत। क्या कहते हैं इसे? उत्तरी ऐनांत कहा जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। फिर 21 जून के बाद सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं। कहाँ पर बढ़ती हैं? विषुवत रेखा की तरफ। और 23 सितंबर को, कब? 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे दक्षिणी विषुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्षिणी विषुव कहते हैं। इसके बाद देखिए 23 सितंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं। कहाँ पर बढ़ती हैं? मकर रेखा की तरफ। और 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वो किस पे गिरती हैं? मकर रेखा पर। तो देखिए इस चित्र के माध्यम से समझाया गया है। 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर होती हैं और इस दिन पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं, जिसे उत्तरी विषुव या वसंत विषुव कहते हैं। इस समय ना तो अधिक सर्दी होती है ना अधिक गर्मी। उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ठीक है। फिर देखिए 21 मार्च के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 जून को सीधी किरणें कर्क रेखा पर गिरती हैं। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है तथा इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे कहते हैं उत्तरी ऐनांत। इस समय उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 21 जून के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 23 सितंबर को सीधी किरणें फिर से विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इसे कहते हैं दक्षिणी विषुव। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। फिर देखिए 23 सितंबर के पश्चात सूर्य की सीधी किरणें धीरे धीरे मकर रेखा की तरफ बढ़ती हैं तथा 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर गिरती हैं। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन एवं उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है। इसे क्या कहते हैं? दक्षिणी ऐनांत कहते हैं। ठीक है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में सर्दी की ऋतु होती है। फिर 22 दिसंबर के बाद सूर्य की सीधी किरणें मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ बढ़ती हैं और 21 मार्च को सीधी किरणें पुनः विषुवत रेखा पर गिरती हैं। इस दिन पुनः पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। इस प्रकार पृथ्वी के विभिन्न ऋतुओं से गुजरते हुए अपने अक्ष में यह परिक्रमण 1 वर्ष में पूरा करती है। ये परिक्रमण कितने वर्ष में पूरा करती है पृथ्वी? 1 वर्ष में। अब देखिए सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण बहुत ही रोचक एवं भव्य खगोलीय घटनाएं हैं, जिसे देखने के लिए वैज्ञानिक हमेशा उत्सुक रहते हैं। पृथ्वी पर चंद्रमा के अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान एक स्थिति ऐसी आती है जब सूर्य, चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इस स्थिति में जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है तब सूर्य से आने वाली किरणें चंद्रमा द्वारा अवरुद्ध हो जाती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण वाली स्थिति कब बनेगी? जब चंद्रमा पृथ्वी व सूर्य के मध्य में आ जाता है। चंद्रमा को हम किससे आइडेंटिफाई करेंगे? एम से, मून से, और ये हो गई पृथ्वी अर्थ ई, और सूर्य को एस से। तो जब चंद्रमा यानी कि मून पृथ्वी व सूर्य के मध्य आ जाता है, जब चंद्रमा सन और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब कौन सी स्थिति बनेगी? सूर्य ग्रहण की। किसकी स्थिति बनेगी? सूर्य ग्रहण की बनेगी। और
पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है। और जब सूर्य ग्रहण की बनती है स्थिति तो पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है और कहीं आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। आपने सुना होगा जब ग्रहण लगता है तो कई बार बोला जाता है कि पूर्ण ग्रहण है, कई बार बोला जाता है कि आंशिक ग्रहण है। तो पृथ्वी के किसी भाग में पूर्ण ग्रहण देखा जा सकता है तो किसी भाग में आंशिक ग्रहण देखा जा सकता है। इसी प्रकार जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य आ जाती है, जब कौन आ रहा है, पृथ्वी किसके बीच में आ रही है, सूर्य के और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, और तब सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी द्वारा बाधित होने के कारण चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। इस स्थिति को क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, चंद्र ग्रहण। S फॉर सन, E फॉर अर्थ और M फॉर मून। तो जब ये SEM सेम की स्थिति बनेगी तो क्या होगा, चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, इस स्थिति को क्या कहेंगे, चंद्र ग्रहण। ये देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है, सूर्य ग्रहण अमावस्या और चंद्र ग्रहण पूर्णिमा। तो देखिए इस जो चित्र में बताया गया है, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये चांद है। ठीक है, तो जब सूर्य के देखो ये बीच में आ गया चांद, एक सीधी रेखा बन जाती है इनकी, सूर्य यहाँ आ गया, चांद और पृथ्वी, तो तब कौन सा ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, है ना। और आपको यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पर आंशिक ग्रहण दिखेगा, कहाँ पर, इस स्थिति पर आंशिक ग्रहण दिखेगा, और यहाँ पर आपको सीमांत छाया दिखेगी, और पूर्ण ग्रहण यहाँ पर दिखेगा आपको। ये जो ये स्थिति है यहाँ पर पूर्ण ग्रहण दिखेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण इसमें देखिए ये सूर्य है और ये पृथ्वी है और ये चांद है। ठीक है, ये वाला चांद है। तो अब इस में क्या होता है कि इसमें पृथ्वी बीच में आ जाती है, किसके, सूर्य और चंद्रमा के। ठीक है, तो तब क्या, कौन सी स्थिति बनेगी, चंद्र ग्रहण की। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दीजिए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पार्ट 4 के अभ्यास प्रश्न करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।